मुझे देख रहे सभी में मेरा हार्दिक हार्दिक नमन तथा प्रणाम है। जय देश जय मधेश। मैं धमसा निवासी क्षेत्र नंबर 2 शहीद नगर नगर पालिका वार्ड नंबर 7। मेरा नाम किरण कुमार मंडल है। मैं विशुद्ध राजनीतिक से जुड़ा हुआ सेवा में लगा हुआ हूँ। जनता समाजवादी पार्टी का मैं एक ठोस और ईमानदार सिपाही हूँ। जनता समाजवादी पार्टी एक अभियान है, जो उस अभियान का मैं एक जिम्मेवार अपने आप को मानते हुए मैं उस अभियंता में चल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चूँकि मैंने जय देश और जय मधेश बोला है, तो जय देश के नाम पे हमारे यहाँ नेपाली भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है और मधेश का भाषा जो हमारा मधेसी भाषा है, खास कर हिंदी प्रचलित है, जो 150 से ज़्यादा देश में हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है। इसलिए मैं आज हिंदी और नेपाली दोनों में अपना छोटा सा मंतव्य रखना चाहूँगा। हम लोग ने या नेपाल वासी ने या फिर नेपाल के मधेसी और संपूर्ण मधेसी पहाड़ और हिमाल सारे वासी ने मिलकर जहानिया शासन को अंत किया। 240 वर्ष जो विदेश से आए हुए राजस्थान से आके यहाँ पे अपने राज्य गद्दी कायम कर लिया और 240 वर्ष तक हम पे राज करते रहे। हम सारे मधेसी, हम सारे नेपाली लड़ कर, कट कर, मिट कर, मर कर राज संस्था को समाप्त करके अभी देश को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र तक लाए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम बार बार देख रहे हैं वो राजतंत्र फिर अपने राजा बनने की सोच में बारंबार अपना प्रयास करते रहते हैं। राजा बनने की सोच में अपने आप को ऊपर चढ़ाते रहते हैं। और हम जैसे लोग हैं जो राजा तो बनने नहीं देंगे। सीधी सी बात है, जनता की राज होना चाहिए। लोकतंत्र का नाम यही है, लोकतंत्र का मान्यता भी यही है, लोकतंत्र का मूल्य भी यही है कि जनता जो सक्षमवान है वो देश का प्रमुख बनेगा, देश के अस्थिर रूप से, वैज्ञानिक रूप से और गतिशील रूप से विकसित की ओर ले जाएगा। लेकिन बारंबार हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अदोकाल के लिए समाप्त हो चुकी है जो राजतंत्र, फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और हम जैसे लोग हैं जो उनको बारंबार नीचे घींचने में लगे रहते हैं। और तब तक घींचेंगे जब तक कि वो राजा बनने की ख्वाहिश लेकर ऊपर चढ़ना न छोड़ दे। बड़ी मज़े की बात है कि जब राजकुमार को राजाभिषेक किया जाता है तो वहाँ का सिस्टम कैसी होती है, कैसा वहाँ पे दृश्य होता है, वहाँ का माहौल कैसा होता है, ये हम लोग का समझने और बुझने की बहुत ज़रूरी है। इसका मैं संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। मेरे भाषा बोलने में कहीं त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ, चूँकि मैं हिंदी का विज्ञ नहीं हूँ। नेपाल में हूँ, नेपाली बोलने में भी मैं बहुत ज़्यादा अस्पष्टता हो सकती है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब राजकुमार को राजगद्दी पे बिठाया जाता है, उससे पहले 7 पवित्र नदी का जल लाया जाता है और राजपुरोहित उस जल से उस राजकुमार को स्नान कराया जाता है। राजकुमार को स्नान कराते हैं और शहद, दूध और पंचामृत से राजमाता राजकुमार को अभिषेक करती है। नया बनने जा रहे राजा के लिए अड़ोस पड़ोस के सभी राजा उपहार लेके आते हैं, रत्न लेके आते हैं, ताकि बन रहे हुए राजा से उनका संधि हो, मित्रता हो, एक दूसरे के बीच में कभी युद्ध न छिड़े। और जब प्रथम बार उस राजकुमार को राजा के हेतु जो राजगद्दी पे बिठाया जाता है राजपुरोहित के आदेश से, तो राजपुरोहित उस राजा को हाथ में दंड देते हैं और कहते हैं, सर्वदंडवसी, हे राजा, आप इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि हो। आप किसी को भी दंडित कर सकते हो, किसी को भी इनाम दे सकते हो, आप चारों वर्णों पे आपका अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी पे आपका अधिकार है। किसी को पुरस्कार दे दो, किसी को आप गर्दन उतार लो, आप ईश्वर का प्रतिनिधित्व है इस
पृथ्वी पर। और जब वो राजा राजगुरु को पैर छूते हैं तो पीठ पे राजगुरु मोर का पंख से मारते हैं और कहते हैं धर्म दंडवसी। हे राजन, ये धर्म का दंड है जो तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। ये बात गुजर चुके हुए राजा और अभी के हमारे नेता सभी भूल रहे हैं कि कोई अमृत तो लेके नहीं आया है। सभी को जाना है हम अच्छे काम करके जाएंगे तो इतिहास हमारे लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा लिखेगी। हम बुरा करके जाएंगे तो कलंक होगा इतिहास में हमारे नाम से। ये सोचना बंद कर देते हैं। ये सोचना अति महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे कर्म करके जाए, चूंकि धर्म की राजनीति हो या राजनीति का धर्म हो। हम लोग तो राजनीति का धर्म करते हैं, राजनीति भी धर्म पूर्वक करते हैं, धर्म की तरह निष्ठा से उसको पवित्रता के साथ राजनीति को बढ़ाते हैं। लेकिन जो राजनीति का ठेकेदार, देश का ठेकेदार अपने आप को समझ चुके हैं, तो धर्म की राजनीति करने लगे। धर्म के नाम पे जाति बड़ा बना देते हैं, जाति छोटा बना देते हैं। जो जन्मे हुए नहीं है, उनको पता नहीं है कि मैं जन्म लेने के बाद बड़ा जाति बनूंगा या छोटा जाति बनूंगा। इस तरीका का धर्म का राजनीति किया गया है, जो बहुत गलत है। न कभी था न कभी ये स्वीकार होने की अवस्था है। इसलिए हम लोग राजनीति का धर्म करें, धर्म का राजनीति न करें। अब अन्न की भंडार की थोड़ा बात करें। अन्न की भंडार पूरा विश्व में ये बात सब ऐसी सत्य बातें हैं जो होते हुए भी लुप्त हो चुकी है, कहीं गायब हो चुकी है, खो चुकी है। लेकिन खोई हुई चीज को ही ढूंढना होता है और फिर से मुझे उजागर करना होता है। जैसे कि विश्व में मधेश भूमि एक ऐसा भूमि है जो अन्न का भंडार, सिर्फ न नेपाल में न भारत के आगे में, विश्व के आगे में मधेश का एक स्थान रहा है अन्न का भंडार। लेकिन अब अवस्था अभी ये है कि यहाँ का किसान, खेत है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से उसको बॉर्डर पार होके मल लाना पड़ता है, खाद लाना पड़ता है, कीटनाशक लाना पड़ता है और बॉर्डर पे उसको बेइज्जती होना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। और हमारे नेपाल सरकार सिर्फ ये कहते हैं कि हमरो देश कृषि प्रधान देश हो। ठीक है सर, हो पनि कृषि प्रधान देश हो भने हम यो सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। मधेश का प्रमुख संरक्षण भूमि भनेको चुरे एरिया हो। चुरे एरियामा अहिले सुकुम्बासीको नाममा बसाएर जङ्गल कटानी गराएर, जङ्गल फरानी गराएर, चुरेलाई दोहन गराएर मधेसको भूमिलाई बन्जर बनाउने यो कस्तो तपाईको कृषि प्रधान राष्ट्र देश हो, कस्तो तपाईको राष्ट्रियता हो। हामी त यति ठोकुवाले भन्न चाहन्छु, तपाईहरु छानबिन गर्नुस्। सुकुम्बासीको अर्थ के त? जोसँग केही छैन, सम्पत्ति छैन, जग्गा छैन, घर छैन, जमिन छैन, केही छैन आफ्नो ज्यान जीव बाहेक सुकुम्बासी। ल सुकुम्बासीको रेकर्ड हेरौँ त, त्यसको खानदानमा को छन्? काका, बाजे, बुवा, आमा, मामा लगायतका रिश्ते। हामीले वास्तवमा यो सुकुम्बासीहरूको छानबिन गर्नै पर्छ के। सुकुम्बासीको नाममा यो किसानलाई, कृषि भूमिलाई बन्जर बनाउन पाइँदैन, मिल्दैन। यो अनैतिकता हो और राष्ट्रियता हो। हामीले यसलाई फुल्ली सुधार गरेर हिँड्नै पर्छ, अर्को केही उपाय छैन। आदरणीय हेरिराख्नु भएका सबैमा एउटा विशाल भनौँ, अति महत्त्वपूर्ण भनौँ भने विनती के छ भने, हाम्रो देशमा हरेक किसिमका खानी उत्पादन, नदी नाला, झन्न 84,000 मेगावाट भन्दा पनि बढी क्षमता भएका पानीका शक्ति, जङ्गलका विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवाहरू, विशाल जङ्गल भएका एउटा देश, सुन्दर देश, शान्त देश, विशाल देश, महान देश। तर पटक पटक यो देशका भूभागलाई बेचियो सम्झौताका नाममा। न जाने आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नेको नाउँमा, आफ्नो पद
सुरक्षित गर्नको नाममा, आफू ठुलो ओहदामा बसिराख्नुको नाममा। अब हेर्नुहोस् 2011 वैशाख 12 गते कोशी सम्झौता, कतो दुःख लाग्छ कोशी सम्झौता। 2016 मन्सिर 19 गते गण्डक सम्झौता। 2046 साल टनकपुर सम्झौता, कर्णाली परियोजना, पश्चिम सेती परियोजना, अरुण तेस्रो सम्झौता गरे। तपाईँ यो सम्झौतामा कतै मधेसीलाई पाउनुहुन्न। मधेसीलाई गाली गर्ने कि यो सम्झौतामा कति मधेसी छन्। 2053 मा असोज 4 महाकाली सन्धि, जसलाई राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती सम्झौता भनिएको छ, त्यसको प्रथम श्रेय भनेको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजी माथि नै जान्छ यो सम्झौताको। अनि त्यतिकैमा भन्ने मधेसी भनेको दलाल प्रमाणित भइरहेछ। त्यसैले उटपटान आरोप नलगाउनुहोस्। हामी पटक पटक देखिरहेछौँ। हेर्नुहोस् एनसेल राजस्व घोटाला, कति विशाल रकमको एनसेल राजस्व घोटाला कसले गर्यो? हामीले त मोदीजीले गरे हैन, राष्ट्रवादी आफूलाई भन्नेले नै गरे हो। तथ्याङ्क बताइरहेछ, प्रमाणित गरिरहेछ, बारम्बार न्युजमा आएका कुराहरू हुन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या हेर्नुहोस्, कति हाम्रा चेली छोरीहरू यस्तो यो भन्दा ठुलो पाप केहरू हुन सक्छ? र यस्तो महाठुलो अपराधलाई जोगाउने व्यक्ति पापको कति ठुलो भागीदारी होला। हेर्नुहोस्, यो धेरै दुःख लाग्दो, चित्त दुख्ने, यसले राष्ट्र दिनका दिन बदनाम हुने अवस्थामा छ। बालुवाटार जग्गा काण्ड हेर्नुहोस्, विश्वमा हाँस्यो यो नेपाललाई देखेर, विश्वले नै हाँस्थ्यो। बालुवाटार जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टका जग्गा कौडीका भावमा लिज लिने, कौडीका भावमा व्यापक यसको पनि प्रचार भयो, विश्वमा नै गएको। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस हेर्नुहोस्, सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस कसले थाहा पाएको छैन यसको बारेमा? के कसको साउन्ड बाहिर निस्क्यो भनेर पर्सेन्टेज माग्दाखेरि। त्यतिमा विश्व अहिले भाइरसको चपेटामा छ। भाइरसको चपेटामा चाइनाबाट विकसित भएका भाइरस पुरा विश्वलाई अहिले आफ्नो ग्रिपमा राखेका छन्। तर कोरोना चेक जाँच उपकरणमा अरबौं घुसको घोटाला हामी सबैले समाचारमा देखेकै हौँ, सुनेको हौँ, पढेकै हौँ पत्रिका। के यो हामी देश बनाउन खोजेको या देश बर्बाद गर्न खोजेको? एकदम छर्लङ्ग बुझ्ने अब यो कुरो छ। यसमा बढी तथ्यको आवश्यकता पनि छैन, कुनै डिस्कसनको अवस्था पनि छैन, किनभने यो छर्लङ्ग हो। त्यसैले सुन काण्डको कुरा हेर्नुहोस् त, यो सुन काण्डको यो काण्डकारहरू कहाँ भित्रै कहाँ गात भयो, कहाँ हरायो, कुरा त्यतिकै सेलाएर गयो। अनि राष्ट्रवाद ठिकै छ, यसो गरौँ न, राष्ट्रवाद यही राष्ट्रवाद हो भने टीका लगाइन्छ नि आमालाई पेटमा बच्चा हुँदाखेरि, त्यो राष्ट्रवादको पनि एउटा टीका बनाऊ क्या। 2 बुन्द जिन्दगीका पोलियो थोपा 2 बुन्द, त्यसको सट्टामा साथसाथै राष्ट्रवादको पनि 2 बुन्द हाल्दौँ। राष्ट्रवाद हो, झन् ठुलो राष्ट्रवाद मानिन्छ मान्छे। यो तालले बोल्छ हो। हेर्नुहोस् त, हामी मात्र 60 वर्ष पछाडि फर्केर आयौँ त, मात्र 60 वर्ष पछाडि फर्केर आयौँ। बडु फर्किने कुरा पनि छैन। जापानको स्थिति, नेपालको स्थिति सेम थियो, उस्तै थियो। दक्षिण कोरिया, अहिले यहाँका गरिब मान्छेहरू दक्षिण कोरिया गएर धनी भएर आउँदै गरिरहेछन्। नेपालको अवस्था र दक्षिण कोरियाको अवस्था सेम थियो। थुप्रै यस्ता देशहरू छन् जुन नेपाल र त्यो देशका अवस्था सेम थियो। त्यो देश अहिले कहाँ छ? विश्वको सबभन्दा विकसित हुने देशहरू मध्येमा परिरहेछ। हामी अहिले विश्वको सबभन्दा गरिब, कमजोर देशमा गिन्तीमा आएको छ। गर्नुपर्छ, गरे पो हुन्छ। बिरो बकवास गरेर, मुखले बोलेर केही हुने होइन यो संसारमा। गर्नुपर्छ, गरे पो हुन्छ। उनीहरूले गरे भयो, हामीले गफ मात्र हाने। दिनका दिन विदेशका ऋणमा डुबिरहेछौँ।
आफ्नो सम्झौताका नाममा ऋणको चक्करमा आफ्नो देशको जग्गालाई जथाभावी कता कता के भइरहेको छ। पढाइको सट्टामा पढाइ भनेको जन्मसिद्ध अधिकार हो त्यसमा कर लगाउने अनि हामी राष्ट्रवादी अनि हामी राष्ट्र बलियो बनाउने। कहाँ हुन्छ यस्तो त? हामी वैज्ञानिक उत्पादन गर्नु पर्यो, सन्त महन्त उत्पादन गर्नु परेन। यहाँ राम मन्दिर बनाउने अब अरे के बनाउने के बनाउने। यहाँ ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू एडमिसन लिन पाएका छैनन् गरिब हुनको कारणले। शिक्षामा कर, शिक्षामा यति लगानी हैन। मन्दिर बनाउनुस् राम्रै कुरो हो, तर त्योभन्दा बढी राम्रो कुरा गर्नु छ भने ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूलाई वास्तवमा राष्ट्र जो सेवा गर्न सक्छ, विश्वमा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ, त्यो विद्यार्थीहरूले अर्थको बिना पढ्न नपाओस्, त्यो अवस्था नहोस्, पढ्न पाउनु पर्यो। अनि नेपालको राजनीतिमा एउटा अचम्म लाग्छ। अचम्म भनेको के भने नि, हामी गरिबका नेता हौँ, हाम्रो पार्टी गरिबको पार्टी हो। अलि विचार गर्नुस्, म यो विचार गर्ने कुरामा आफू लगायत सम्पूर्ण देशवासीमा म भन्छु, यो विचार गर्नुस्, हामी गरिबका नेता हौँ रे, हाम्रो पार्टी गरिबको पार्टी हो रे, अनि गरिबको लडाइँ लड्ने नेता, गरिबका लडाइँ लड्ने पार्टी रातारात अमिर कसरी बनिहाल्छ? विचार गर्नुहोस् त। लड्ने गरिबको लडाइँ भन्ने गरिबको पार्टी, तर लडाइँ लड्ने नेता, गरिबको लडाइँ लड्ने नेता रातारात महाधनाट कहाँबाट हो? यो धोखा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्ने भन्ने प्रमुख कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ। एकदम आवश्यक छ यो कुरा बुझ्न। जबसम्म हामी यो कुरा बुझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रका नेताहरू, हकुवाहरू, अगुवाहरू, राष्ट्रलाई अगाडि लिएर हिँड्ने प्रमुख व्यक्तिहरू इमान्दार पाउन सक्दैन। हामीले पार्टी होइन नेता छान्नुपर्छ। त्यो पनि यो गरिबको लडाइँ लडेर रातारात धनिक बन्ने, अमिर बन्ने नेता होइन, इमान्दार पार्टीमा बसेर होस् या स्वतन्त्र रूपमा होस्, हामी इमान्दार व्यक्तिलाई, टाढासम्म देख्ने व्यक्तिलाई नेता मानौँ र अगाडि हिँडौँ। महाकाव्यमा लेखेको छ, नेताय अति निताय, नीति यताय नेताय, अगाडि लिएर हिँड्ने नेता, नीति अति नेताय, जो अगाडि लिएर हिँड्छन् त्यो नेता। यो होइन कि पछाडि धकेल्दिने, जो अगाडि लिएर हिँड्ने हो त्यो नेता। बारम्बार मधेसीलाई अपशब्द भनिएको छ, अपशब्द भनिएको छ। म मात्र मधेसी हुँ भने म मधेसीको मात्र कुरा गर्दिनँ। पहाडका साथीहरू पनि, हिमालका साथीहरू पनि हेर्नुहोस्, सानो जातिको नाममा थिचिया छन्, कुचिया छन्, दबाइएका छन्, अगाडि बढ्न दिइरहेका छैनन् उनीहरूलाई पनि। हिमालका साथीहरूको पनि त्यही अवस्था छ। आदिवासी जनजाति थारू हेर्नुहोस् त, अब प्रहरीका एउटा प्रमुख ओहदामा हुँदैमा 8.5 वर्ष मात्रमा रिलिज गरिदिने जेलबाट, त्यो पनि के बुदाब लगाएर भने उसको बच्चाको भविष्य बिग्रिन्छ, त्यसैले जेलबाट निकाल्नुको उसको बच्चाको भविष्य सप्रिनको लागि। जबकि अभियोग प्रमाणित थियो आत्मविश्वास सिंहलाई जिउँदै जलाएको। अनि संविधान सभा सदस्य सञ्जय शाह, सांसद सञ्जय शाह अभियोग लाग्दै मात्रैमा आजीवन कारावास हुनुपर्ने। रेशमलाल चौधरी, लोकतन्त्रको मूल्य यहाँ उल्टाइएको छ यो राष्ट्रवादीबाट, यहाँका प्रमुख राष्ट्रका प्रमुखहरूबाट। लोकतन्त्र भनेको के हो? लोक भनेको देशवासी, लोकको तन्त्र हुनु पर्यो। यहाँ देशवासी के आवाज दिइरहेछ त्यो आवाजको प्रमुखता हुनु पर्यो। जबकि रेशमलाल चौधरी, तपाईँ हेर्नुहोस्, अर्को राष्ट्रमा, लोकतन्त्र राष्ट्रमा जेलमा भएका कैदीहरू पनि चुनाव जितेका छन् र जेलबाट रिलिज भएका छन्, किनभने त्यो लोकको आवाज हो, लोकतन्त्रको आवाज हो। यहाँ भारी बहुमतले रेशमलाल चौधरीलाई जिताइयो जनताबाट, भारी बहुमतले, तर अभियोग लाग्दैमा आजीवन कारावास। यो ठुलो विभेद छ।
महाठुलो विभेद छ यो, यस्तो नहोस्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा दूरदृष्टि जुन उहाँ पटक पटक भनिराख्नु भएको छ, हामी मधेसीलाई हेप्ने काम नगरौ, विदेशी भन्ने काम नगरौ, यो गलत नजरले नदेखौ, आउने दिन धेरै डरलाग्दो अवस्था म देखिरहेछु। एकदम सही भन्नुहुन्छ। किनभने बारम्बार तपाईहरुबाट के आवाज आउँछ, मधेसलाई यूपी बिहारमा मिलाइदिन्छु। विचार गर्नुस्, जुन दिन मधेस वास्तवमा यूपी बिहारमा मिल्यो भने तपाईहरुको के अवस्था हुन्छ विचार गर्नुस्। तर हामी राष्ट्रवादी हौं, सीमा सुरक्षा गरेका हामी हौं। यूपी बिहारमा मिल्ने तपाई मिलाएर पनि मिलाउन सक्नुहुन्न। यो देश हाम्रो हो, हामी यसलाई रक्षा गर्न जान्दछौं र रक्षा गरे पनि छौं। इतिहासका धेरै उदाहरण यस्ता थाहा छन्। ठाकुर वंशका कीर्तिपुर युद्धका त्यति लामो कुरामा अहिले नजाउँ, फेरि भेटौला, फेरि राखौला अर्को उदाहरण। मधेसीले रक्षा गरेको छ यो देशलाई। यूपीमा मिलाइदिने तपाई, बिहारमा मिलाइदिने तपाई। 19 पुस्ताको रेकर्ड नाम सहितको वंश हाम्रो यहाँको छ। यूपी बिहारमा मिलाउनेहरू तपाईको कति वंशको रेकर्ड छ नि यहाँको। ठिकै छ, तपाई पनि राष्ट्रवादी हो, अनि सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी त हामीहरू जो सीमा सुरक्षा गरिरहेछौँ। 68 को जनगणना हेर्नुस् त, मधेसको जनसङ्ख्या 50.3% छ। 50.3%। त्यसैले हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यसमा कटौती भएपछि यो संविधान स्वस्थ बनाउनुस्। यो रोगी संविधानले काम चल्न हैन, रोगी संविधानलाई स्वस्थ बनाउनुस्। र अहिले म यतिमा मात्र बिदा चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटघाट हुन्छ। यदि मेरो भिडियो यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने बढीमा बढी शेयर गरिदिनुस्, बढीमा बढी भाइरल गरिदिनुस्, ताकि म फेरि अर्को इनर्जीका साथ अर्को भिडियोमा तपाईहरुसँग माझमा आउँ। जय देश, जय मधेस। नमस्ते।